जय श्री कृष्णा। इन्वेस्टिंग विद वानी शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जाना कि फाइनेंशियल गोल को किस प्रकार से जब पर्पज, अमाउंट और ड्यूरेशन डिसाइड होता है तो वो एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल गोल बन जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए प्लानिंग की जाती है, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फिर हमने जाना कि जो आप भी अर्निंग करते हो और या कोई भी बिजनेस है या सर्विस है जिससे आप इनकम जनरेट कर पा रहे हो, तो उस इनकम को जो भी आपने टोटल अर्न किया है उसको अर्निंग के ड्यूरेशन के आधार पर हमने क्लासिफाइड किया। जब आप रिटायर हो रहे हो 30 साल की सर्विस के बाद, या सर्विस में हो या बिजनेस से रिटायर हो रहे हो, तो आपके पास एटलीस्ट 3 टाइम्स या 5 टाइम्स होना चाहिए जो भी आपने टोटल अर्न किया है। अब आज की क्लास में हम 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। दूसरे में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा सकता है। और तीसरे में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट अवेलेबल जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ से, और जो पास्ट डाटा जो बताता है हिस्ट्री में कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वह है टू इन्वेस्ट। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, आखिर किस वजह से, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के समय में जब धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और उसका ऑन एन एवरेज ये 6% की रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए यदि आप अपने पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हो जो कि हमें 4-4.5% इंटरेस्ट देता है, तो हम जो इन्वेस्टमेंट से जो हमें पैसा मिलेगा सेविंग अकाउंट में रखने से, हम जो वो पैसा मिलेगा तो उसकी वजह से हम उस पैसे से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसे यदि हमें हराना है, महंगाई से ऊपर यदि हमें अपने पैसे को इस प्रकार से इन्वेस्ट करना है कि हम महंगाई को बीट करके उससे ऊपर हमारा पैसा आ जाए, तो तब जाके हमारा इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अदरवाइज सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से हमें जो मिलने वाला पैसा वो एक तरह से जो इन्फ्लेशन है उसको भी हम बीट नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो ओवरऑल वो जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो आने वाले इन्फ्लेशन से भी कम होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, जो आप 100 रुपए से जो चीज खरीद पा रहे हो, वो पिछले आने वाले 5 साल में क्या उतनी चीज खरीद पाओगे? तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो 100 रुपए की जो 5 किलो चीनी आती थी, आने वाले समय में हो सकता है कि वो 4 किलो चीनी आए 3 साल बाद। तो यहाँ पर हम अपने 100 रुपए की परचेजिंग पावर को किस प्रकार से बढ़ाए, वो तभी बढ़ा सकते हैं कि हम 100 रुपए को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें कि वो एवरेज 3 इयर्स में हमारा डबल हो जाए, जो जिसका CAGR निकलता है 26% से। यदि हम 26% ऑन एन एवरेज 3 इयर्स की कैलकुलेशन करते हैं, यदि हम पैसे को डबल कर पाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे इन्फ्लेशन को तो बीट करता ही है, साथ ही साथ हमारी जो परचेजिंग पावर है उसको भी बढ़ाता है। और हमने इन्वेस्टमेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम, तो ये होता है टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। हमने पहली जो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं, कि जिसमें पर्पज, अमाउंट, ड्यूरेशन होता है, उसे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल गोल कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना इसलिए भी जरूरी होता है, यदि कोई हमारा फाइनेंशियल गोल है कि सपोज करो कि हमें आफ्टर 3 इयर्स में 10 लाख रुपए की जरूरत है क्योंकि हमें घर लेना है एक छोटा सा, तो वो जो 10 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करने हैं वो हर मंथली अपनी इनकम में से करने हैं, और जो अवेलेबल कैश है उसको इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि उससे मैक्सिमम रिटर्न आ सके। तो इन्वेस्टमेंट हमारे इन्फ्लेशन से बचाता है, परचेजिंग पावर को बढ़ाता है और हमारे फाइनेंशियल गोल को भी पूरा करता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आज के समय में बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट यदि नहीं करेंगे, मतलब यदि हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, तो उस पे आने वाले समय में हम उससे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देखने चाहिए और जो सबसे बेस्ट रिटर्न देता है उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट के क्या, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इन्फ्लेशन को हराने के लिए, परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी होता है। अब सबसे बड़ी बात है, अपना रिस्क और रिटर्न लेके भी चलना होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये एनालाइज करना होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है।
जैसे आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे इक्विटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें हाई रिटर्न भी मिले लेकिन रिस्क भी हाई रहेगा। यदि आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो लो रिटर्न मिलेगा, जैसे एफडी हो गया आपका, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, और इवन बैंक में जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उसमें लो रिस्क रहता है लेकिन रिटर्न भी लो रहते हैं। अब सबसे बड़ी पहली चीज आपको ये देखना होता है कि आप रिस्क को लेने में कितना एबल हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो, जो ऑन एन एवरेज सबसे अच्छा रिटर्न देता है 15 से 20% का, जो निफ्टी 50 का एनालिसिस है पास्ट एक्सपीरियंस में, तो 12 से 15% का रिटर्न देने में सक्षम है, लेकिन वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है और मतलब रिटर्न भी हाई रहते हैं। यदि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा कम रहता है, रिटर्न भी 10-20% के आसपास रहता है। यदि आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर हाई रिस्क रहता है और रिटर्न भी हाई रहता है। तो हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमने पहली पॉइंट में जाना कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है। दूसरे पॉइंट में हमने ये जानने की कोशिश करी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों को एनालाइज करके उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। फिर है हमारे पास वेयर टू इन्वेस्ट, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। सबसे मेन पॉइंट होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिजिकल एसेट में, एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट में, और तीसरी जगह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, या जिसको सिक्योरिटीज मार्केट भी बोला जाता है। तो हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि फिजिकल एसेट में हम कहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रॉपर्टी पे निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, ज्वेलरी पे निवेश कर सकते हैं, कमोडिटीज में निवेश कर सकते हैं, सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। बेसिकली फिजिकल एसेट में जो आप इन्वेस्टमेंट के बाद आपको फिजिकल एसेट मिले तो उसको हम फिजिकल एसेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं की जाएगी जिसमें आप रहते हो, और वो भी प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं की जाएगी जो आपने ईएमआई पे ले रखी हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वो प्रॉपर्टी जो घर से एक अलग प्रॉपर्टी है जिसको आप कभी भी बेच सकते हो यदि अच्छा रिटर्न देती है, और दूसरी हर चीज वो कैश में हो, मतलब आपके पास लायबिलिटी में कोई चीज ना हो और न ही ईएमआई पे चीजें हो, तो वो चीज आपको फिजिकल एसेट में कंसिडर किया जाएगा। और ऑन एन एवरेज आज का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें ये मिला है कि 8 से 10% का स्टेट और फिजिकल एसेट में आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल जाता है 8 to 10%। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है कि फाइनेंशियल एसेट में। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है कि बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलता, पर कुछ समय के लिए एक लॉक पीरियड होता है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे आपने आरडी कर रखी है, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें हर मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हो और एक टेन्योर के बाद वो जब मैच्योर हो जाती है उसके बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा मिलता है। एक होता है एफडी। एफडी में आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। पीपीएफ जो 15 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, 15 साल में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें 7.1% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी के लिए ओपन होती है और इसमें 8.2% के करीब आपको इंटरेस्ट मिलता है, और ये कम से कम 18-20 साल के लॉकिंग पीरियड होता है। और एनपीएस में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो ऑन एन एवरेज 8 to 10% का रिटर्न देता है। और पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम होती है, किसान विकास पत्र स्कीम। तो ये फाइनेंशियल एसेट में कंसिडर की जाती है इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट। आप फाइनेंशियल एसेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हमने अभी तक देखा कि हाँ कहाँ पर हम चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक देखा कि फिजिकल एसेट में, दूसरा देखा फाइनेंशियल एसेट में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में भी कर सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट जिसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है। और यदि सिक्योरिटीज की बात करें तो सिक्योरिटीज एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर एक लेनदार देनदार के बीच में टर्म्स कंडीशन होती है, उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिक्योरिटीज बोला जाता है।
और सिक्योरिटीज मार्केट या स्टॉक मार्केट की अपनी एक डेफिनेशन होती है, अपनी एक भाषा होती है, जिसमें स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज शेयर, राइट शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर आदि जो शब्द है वो इस बिजनेस की स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, स्टॉक मार्केट की जो बिजनेस की जो लैंग्वेज है उसमें इन शब्दों का यूज किया जाता है। स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर, राइट शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली आपको स्टडी करनी पड़ती है, बेसिक चीज़ों को जानना पड़ता है, तब जाके आपको एनालाइज करके फिर चीज़ों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इसका ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट, इसका जो रिटर्न है वो 12 to 15% है। तो हमने 3 ऑप्शन देखे कि हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक देखा फाइनेंशियल एसेट, एक देखा फिजिकल एसेट, एक देखा स्टॉक मार्केट। अब अब सबसे ज्यादा रिटर्न कैसे मिलते हैं? यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिजिकल एसेट में, यदि हम फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर ऑन एन एवरेज 8 to 10% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। यदि रियल एस्टेट में, मतलब वो भी फिजिकल एसेट्स में कंसिडर की जाती है, तो वहां पर 7 to 12% का आपको इंटरेस्ट मिलने की संभावना रहती है, रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यदि एग्रीकल्चर लैंड और फार्म लैंड में आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां पर 6 to 10% आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यदि आपने फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर 5 to 7% आपको इंटरेस्ट मतलब रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। यदि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसी चीजों में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर 7 to 8% आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। जबकि आप यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो यदि आपने निफ्टी 50 का आज तक का जो पास्ट एक्सपीरियंस पे जो उसने रिटर्न दिया है वो 12 to 15% दिया है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो जैसे कि लार्ज कैप वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर 15 से 20% का रिटर्न जनरेट हो पाता है। तो इस प्रकार हमें कंक्लूजन मिला कि फाइनेंशियल एसेट, फिजिकल एसेट, स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट के हमारे पास ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टॉक मार्केट का होता है। वहां पर आप ऑन एन एवरेज 50 to 20% का रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, मतलब इसमें एक मेहनत की जरूरत होती है, इसमें आप बिजनेस को एनालाइज करने की जरूरत होती है, इसमें बहुत वेरियस फैक्टर होते हैं जिसके बारे में आपको जानना पड़ता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में निश्चित रूप से आप रिटर्न उम्मीद नहीं कर सकते। कभी रिटर्न आपको 6 महीने में आएंगे, कभी 2 महीने में आएंगे और हो सकता है कभी 5 साल में आते हैं। लेकिन आप यदि ऑन एन एवरेज एक लॉन्ग टर्म के लिए यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 100% आपके प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि कोई भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। तो इस बात से एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि लार्ज कैप में यदि इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ करेगी। ऑन एन एवरेज 50 to 20% इससे रिटर्न जनरेट हो सकता है। और 52% आप लार्ज कैप वाली कंपनी जो बिल्कुल लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके निकाल सकते हो। क्योंकि ना तो वो भी 50% नीचे जाती है, ना ही 50% एकदम से ऊपर जाती है। वो स्लोली ग्रोथ करती है और उसमें 2 स्टेप अप होती है, 1 स्टेप डाउन होती है, 2 स्टेप अप होती है, 1 स्टेप डाउन होती है। तो बेसिकली आज हमने जाना वाई टू इन्वेस्ट और दूसरा जाना वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू इन्वेस्ट में हमने 3 ऑप्शन देखे, फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट्स और स्टॉक मार्केट। हमने पाया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का जरिया है, एक बेस्ट ऑप्शन है जो 15 से 20% रिटर्न देने की संभावना रखता है। लेकिन इसके और भी फायदे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से एक इन्वेस्टर के पास वेरियस ऑप्शन होते हैं। वो इस प्रकार है कि सबसे बड़ी बात है, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इसका सबसे प्लस पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि यदि आप एक करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको एक प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि कल को प्रॉपर्टी किसी वजह से कुछ चीजें हो जाती है और उसका प्राइस डाउन हो जाता है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को जो 1 करोड़ की अमाउंट है उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए और एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से रह गए। इससे क्या होगा कि आपका टोटली कॉर्पस एक ही प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। लेकिन स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी चीज है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। 1 करोड़ रुपए को आप आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और रिफ्रैक्टरी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर
मतलब आप वेरियस सेक्टर में जाके अलग अलग कंपनी में 5-5% पैसा लगाकर आप 1 करोड़ को 50-60-100 कंपनी तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो कहीं पर रिटर्न जल्दी मिल जाएगा, कहीं पर रिटर्न थोड़ा सा लेट मिलेगा। ऑन एन एवरेज आप 3-4 साल में आप 26% का CAGR निकाल सकते हो। तो स्टॉक मार्केट का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन करने का, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है आसानी से। और सबसे बड़ी बात है, स्टॉक मार्केट में आप स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा अमाउंट और बड़े से बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 100 रुपए से लेकर अनगिनत जो भी आपके पास अमाउंट है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें कोई हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। कोई स्पेसिफाइड 5-6 महीने के कोर्स करके और स्टडी करके और काइट की जीरोदा जो ऐप है उसमें वर्सिटी की पूरी चीजें एनालाइज करके पढ़ के तो आप आराम से स्टॉक मार्केट में महारत प्राप्त कर सकते हो और करंटली न्यूज को अप टू डेट करके सब चीजों को लिंक करके चीजें को बेहतरीन कर सकते हो। सबसे बड़ी बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म गेन। सपोज करो कि हमारा 1 करोड़ रुपया हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है और अभी हमें 20 लाख की जरूरत है। तो स्टॉक मार्केट ये एक चीज का बेनिफिट ये देती है कि आप पार्सली 20 लाख का कुछ अपना जो स्टॉक है उसको सेल कर सकते हो और 20 लाख से जो आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो आपको मतलब अल्पकाल में कुछ पैसे की जरूरत है उसको पूरा कर सकते हो और जो बाकी 80 लाख है उसको लॉन्ग टर्म गेन के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। जबकि प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यदि आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसको पार्शली सेल आउट नहीं कर सकते। तो वो स्टॉक मार्केट में बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म गेन के लिए भी रह सकते हो। सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केट का एक ऐसा बिजनेस है यदि जिसको ये आ गया तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कभी भी। ना तो नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है यदि जिस पे आ गया तो वो खुद डिपेंडेंट अपने आप पर हो जाता है। उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है नो नीड फॉर बिग इन्वेस्टमेंट फॉर रनिंग दिस बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बिजनेस को रनिंग करने के लिए आपको एक बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए कि आपको 30 लाख की एक दुकान लेनी है, 10 लाख की फर्नीचर लेना है। सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए या मोबाइल चाहिए, उसी पर इस बिजनेस को रनिंग कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट एक तरह से रिटेलर शॉप की तरह है। रिटेलर शॉप जैसे एक दुकानदार होता है अपनी दुकान में बहुत सारा आइटम रखता है और कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है कि उसका 5-6 महीने में एक बार बिकता है और कुछ प्रोडक्ट होता है कि एक साल में दिवाली या होली के समय बिकता है। तो ये एक मतलब दुकानदार है जो रिटेलर की दुकानदार है जहाँ पर चीजें मिलती है, घर का सामान या घर की चीजें या दुकान जो घर के किचन के सामान है वो मिलते हैं। तो आपको हो सकता है कोई शेयर आपका जल्दी बिक जाए, कोई शेयर 1 साल में बिके, कोई शेयर 2 साल में बिके। लेकिन आपको सिर्फ होल्ड करना है, एक अच्छी कंपनी के शेयर को डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना है। और डिस्काउंटेड प्राइस पे यदि बाजार में डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें अवेलेबल रहती है तो सब लोग खरीदने जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब करेक्शन होता है 50% शेयर का प्राइस करेक्शन होता है तो अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर उन चीजों को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे बिजनेस जबरदस्त है, बिजनेस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ये इस समय जो शेयर है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और आने वाले समय में ये एक अच्छा गेन देके जाएगा। तो चीजों को होल्ड करके अपने जो जिस प्राइस के लिए आपने खरीदा है और जिस प्राइस के लिए आप बेचना चाहते हो तो उस प्राइस तक उसे होल्ड करके चीजों को रखना है और एक अच्छा प्रॉफिट मतलब एक अच्छा प्रॉफिट तभी मिल सकता है यदि आप इस प्रकार का माइंडसेट रखकर बिजनेस को करते हैं। स्टॉक मार्केट एक तरह से एक दुकान के समान है, एक बिजनेस है और उसके बिजनेस के लिए आपको उसमें जीना पड़ेगा और चीजों को सही समय पर जाके चीजों को सेल करना पड़ेगा और सही समय पर आकर चीजों को खरीदना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली जाना कि वाई टू इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है। फिर हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जा सकता है, फिजिकल एसेट, फिर जाना फाइनेंशियल एसेट, फिर जाना हमने स्टॉक मार्केट। फिर स्टॉक मार्केट में हमने रिटर्न देखा कि फिजिकल एसेट में 8 से 10% रिटर्न मिलता है और फाइनेंशियल एसेट में 7 to 8% रिटर्न मिलता है, जबकि स्टॉक मार्केट में 12 से 15% इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो हमने ये चीजें जानने के बाद ये भी देखा
ये चीजें जानने के बाद हमने ये भी देखा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और कितना रिवार्ड है। तो ये सब चीजें जानने के बाद हमें तब डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कितना रिस्क हम ले सकते हैं और कहाँ पर हम चीजों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हमने जाना है कि स्टॉक मार्केट क्यों बेस्ट ऑप्शन है, कि स्टॉक मार्केट में एक तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट आपको बहुत सारी चीज़ें का बेनिफिट देती है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। दूसरा कि स्टॉक मार्केट में छोटे से छोटा बड़े से बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्स को करके एनएससी की वेबसाइट से इसमें महारत प्राप्त कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म गेन के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हो। इस बिजनेस जब ये करना आ जाएगा तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, और इस बिजनेस को रनिंग कराना, इसके लिए कोई बड़ा कॉर्पस की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली ये जाना कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टॉक मार्केट है। अगली क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। हम बेसिकली उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट कैसे काम करती है, और इक्विटी डिवेंचर ये कैसे रोल प्ले करता है।